उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए फिर मैंने बोला था कि जो एक दो डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले वॉटलेस करंट के बारे में मैंने लिखवा दिया था, वॉटलेस करंट। नो सर। वॉटलेस करंट लिखवाया था मैंने? नो सर। नो नहीं सर। लिखवाया था। ओके, तो वॉटलेस करंट के बारे में लिखते हैं जरा। वॉटलेस करंट के बारे में ही लिख लो। तो पहली डेफिनेशन जो आज की हो जाएगी वो वॉटलेस करंट के बारे में हो जाएगी। तो करंट विच होमवर्क वाला नहीं हुआ सर। होमवर्क वाला क्यों नहीं हुआ? कुछ बच्चों ने भेजा है, हाँ, बाकी बच्चों ने नहीं भेजा। क्यों भाई दिव्यांशु, तेरा होमवर्क नहीं आया अभी तक है? क्यों नहीं हुआ समीर, क्यों नहीं हुआ? क्या दिक्कत आ गई? पता ही नहीं चला क्या करना है से। पता ही नहीं चला मतलब? सर करा दो सर। दिक्कत कहाँ है? तूने ट्राई किया उसे? यस सर। ट्राई तो नहीं किया तूने, ट्राई किया होता तो हो जाती। तेरा ट्राई मैं जानता हूँ कैसा ट्राई है तेरा। सर करना क्या था ये समझ में आया। अरे एवरेज पावर निकालनी थी, इंटीग्रेशन करना था। ई आई की जगह पे ई नॉट साइन ओमेगा टी रखना था, आई की जगह पे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 रखना था। बस उसी को लेके सॉल्व कर देना था, बस यही करना था। प्लस पाई बाय 2 लेता तब भी तेरा आंसर इंटीग्रेशन में 0 आता, माइनस पाई बाय 2 लेता करंट में तब भी आंसर 0 आता। दोनों केस में 0 आना था। और बाकियों ने जिन्होंने भेज हाँ, और बाकियों ने जिन्होंने भेजा है उन्होंने सिर्फ एक एक डेरिवेशन भेजी है, या तो कैपेसिटर की भेजी है या इंडक्टर की भेजी है। क्यों भाई? दोनों बोली थी मैंने भेजने के लिए। आशीष, सर मैंने दोनों भेजी हैं। सर मैंने दोनों भेजी है। दोनों भेजी है? मेरे पास इमेज तो एक एक ही शो हो रही थी। दोनों है मेरी। सर मेरी भी दोनों है। अच्छा, चलो मैं देखता हूँ, दोबारा देखूंगा फिर दोनों है तो। चलिए फिर तो आगे कंटिन्यू करते हैं। वॉटलेस करंट, समीर अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। वॉट क्लास करंट और आइडियल करंट डेफिनेशन। द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर, द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर for its maintenance, the current which consumes no power for its maintenance in the circuit is called wattless current or ideal current. Wattless current or ideal current. बाकियों के नहीं आए, बाकियों का क्या दिक्कत है? रचित आपका होमवर्क नहीं आया, मनीष का नहीं आया, दिव्यांशु का नहीं आया, निशु का तो है, नंदनी आपका भी नहीं आया। भेज दिया है? कब भेजा सर? अभी 10 मिनट पहले भेजा। 10 मिनट पहले भेजा। चालाक तो, चालाकी तो रगों में बह रही है। रचित, आपका क्यों नहीं आया? दिव्यांशु का भी नहीं आया। क्यों भाई रचित, घर पे बात करनी है क्या मेरे को? मम्मा से बात करूं आपकी? रिप्लाई नहीं आ रहा है। और कौन था? नंदनी जी, नंदनी, चलिए तो ये आपका हो गया। द करंट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर अ मेंटेनेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट और आइडियल करंट, जो हमने एवरेज पावर 0 निकाला है जिस केस में। ठीक है, तो जो ऐसा सर्किट जिसमें पावर की कंजम्पशन 0 होती है तो उस केस में हम उसको क्या बोल देते हैं? वॉटलेस करंट। क्लियर है? अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिसके बेसिस पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो पहला क्वेश्चन है, अ रजिस्टर ऑफ 12 ओम, अ कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 14 ओम
an inductor of reactance 30 ohm are joined in the series and placed across a 230 volt and 50 hertz supply. तो मतलब क्या क्या है हमारे पास? तो हमारे पास है 12 ओम का रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर, कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 14 ओम यानी कि एक्सी की वैल्यू गिवन है, और इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 30 ओम यानी कि एक्सएल की वैल्यू दे रखी है, are placed in series are placed across a 230 volt and 50 hertz यानी कि potential 230 volt and frequency given है 50 hertz. Calculate first current in the circuit, phase angle between current and voltage and power factor. दो तीन चीजें निकालनी है. करंट इन द सर्किट, तो एसी की बात हो रही है तो हमेशा आप आई भी निकालोगे यानी IRMS निकालोगे. सेकंड बोल रहा है फेज एंगल करंट और वोल्टेज के बीच में यानी कि फाई की वैल्यू निकालनी है. थर्ड क्या बोल रहा है? पावर फैक्टर. तो पावर फैक्टर अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या होता है पावर फैक्टर? कॉस फाई. तो कॉस फाई की वैल्यू निकालिए. तो निकालिए, क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताइए. फॉर्मूले आपको पता है. रेजिस्टेंस गिवन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस गिवन है, इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है. आई भी निकालना है, फाई निकालना है यानी फेज एंगल, एंड कॉस फाई यानी कि पावर फैक्टर. और मैंने एक बात बताई थी, अगर किसी को याद हो तो, अगर याद होगा तो अच्छी बात है. किसी को याद है कि मैंने बोला था कि जो सर्किट में या क्वेश्चन में जब भी आपको फ्रीक्वेंसी के साथ अगर पोटेंशियल गिवन होगा तो बेसिकली वो पोटेंशियल कौन सा गिवन होगा आपको? वर्चुअल वाला. जिसको आप क्या लिखोगे? ई वर्चुअल. ठीक है, यानी कि ये आपको ERMS गिवन है. जब भी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर पोटेंशियल गिवन है तो वो पोटेंशियल कौन सा गिवन है? RMS वैल्यू गिवन है आपको. आई भी आया? कितना आया जल्दी बताइए. इतना टाइम लगता है क्या? देखिए, हाँ तो क्वेश्चन देखिए जरा. हम क्या देख रहे थे? आई भी हमें निकालना है, तो आई कैसे निकलेगा? आई निकलेगा EV बाय जेड से. EV तो आपको गिवन है, जेड नहीं गिवन है, जेड निकालना पड़ेगा. तो जेड निकालने के लिए आप क्या करोगे? जेड निकालने के लिए आप करोगे जेड इज इक्वल टू क्या होता है? R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. यही होता है. तो R कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस XL कितना है? 14 नहीं 30. XL कितना है? 30. XC कितना है? 14 और इसका होल स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 30 माइनस, हाँ 20 आ जाएगा. 30 माइनस 16 का स्क्वायर. तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 144 प्लस 256. पूरा सॉल्व कर पे आपका मिलेगा जेड 20 ओम. ठीक है, तो जेड आपको कितना मिल गया? 20 ओम. तो EV की वैल्यू कितनी दे रखी है? 230.
जेड कितना आया 20, तो कितना आ गया 11.5 एम्पियर। कितना आ गया 11.5 एम्पियर। एक सेकंड होल्ड करना आप लोग। हाँ जी, तो ये आ गया आपका जेड आ गया सभी का। फिर फाई निकालना है, तो फाई यानी फेज एंगल निकालना है। तो फेज एंगल कैसे निकालते हैं? फेज एंगल आप निकालोगे tan फाई से। फेज एंगल कैसे निकालोगे? tan फाई। tan फाई क्या होता है? इम्पीडेंस एंगल से आपने पढ़ा था tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर। एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर, यही फॉर्मूला पढ़ा था। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। एक्सएल की वैल्यू कितनी है 30, एक्सी की वैल्यू कितनी है 14, बाय आर कितना है 12। तो कितना आ जाएगा 16/12, यानी कि कितना आ गया 4/3। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया tan इनवर्स 4/3। पावर फैक्टर निकालना है, यानी cos फाई क्या होता है R/Z। 3/5। तो R कितना है आपका 12 और Z कितना है 20, तो 3/5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.6। हाँ, सर अगर फाई को ये cos इनवर्स में लिख दे तो? फाई को क्यों लिखेगा? जब उसने पावर फैक्टर बोला है तो पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई। हाँ सर, तो इससे पहले जब फाई पूछा था तो tan इनवर्स हाँ, 4/3 लिखा था, मैं cos इनवर्स 3/5 लिखता तो? उसने बोला है वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल निकालना है। तो अगर वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब वो फेजर डायग्राम में बोल रहा है। और फेजर डायग्राम में हमने tan फाई पढ़ा है, cos फाई नहीं पढ़ा है। cos फाई तो हमने एवरेज पावर से निकाला था ना। ठीक है, सर हाँ। सर वो 2/5 हो। क्या होगा? क्या 2/5? ठीक है, ठीक। मैं तो भूल गया क्या भाई, क्या पढ़ रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन कर लिया, सभी का आ गया आंसर। आ गया होगा सबको समझ में। किसी को ऐसा है नहीं समझ में आया हो? हमने क्या किया है, आई वी निकालने यानी आई आर एम एस निकालने के लिए बोला है। तो जब भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी के साथ पोटेंशियल गिवन होगा तो वो हमेशा कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? आरएमएस फ्रीक्वेंसी होगी, आरएमएस वोल्टेज होगा। तो अगर हमें आई आर एम एस निकालना है तो ई आर एम एस अपॉन में जेड लेंगे। ई आर एम एस गिवन है, जेड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 20। तो 230/20 कितना आ गया 11.5 एम्पियर, दैट इज आई आर एम एस आ गया। फाई निकालना है, फेज एंगल निकालना है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो हमेशा tan फाई एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन में आर। तो वो कितना आ गया फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स अपॉन में 4/3। पावर फैक्टर निकालने के लिए बोलेंगे तो cos फाई विच इज इक्वल टू R/Z। आर की वैल्यू पता है, जेड की वैल्यू पता है, पुट की कितने आ गई 0.6। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद ही मेरे को सॉल्व करके दिखाएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप वैल्यूज लिखेंगे। अ सीरीज LCR सर्किट with resistance 10 ohm, series LCR circuit with resistance 10 ohm, L is equal to 2 Henry और capacitance is equal to 25 microfarad. Capacitance is equal to 25 microfarad. Is connected to a variable frequency. Is connected to a variable frequency 200 volt AC supply. अब 200 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 एसी सप्लाई ले रहा है, तो इसका मतलब ये क्या गिवन है आपको? ये आरएमएस गिवन है, दैट इज कितना दे रखा है 200 वोल्ट। आगे देखिए, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, कौन सी कंडीशन होगी? अ सीरीज हाँ, रेजोनेंस। A series LCR circuit with R is equal to 10 ohm, L is equal to 2 Henry and capacitance is equal to 25 Henry, 25 microfarad, connected to a variable frequency 200 volt AC। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ आपको दे रखी है, तो पोटेंशियल जब भी गिवन होगा तो क्या होगा ERMS गिवन होगा। और व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड, आगे बोल रहा है व्हाट व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि
अब जो सप्लाई जो हो रही है फ्रिक्वेंसी की, वो अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए तो उस टाइम पे व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल, यानी एवरेज पावर क्या होगी वो निकाल के दिखाना है। एवरेज पावर ठीक है सर। जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी और सप्लाई फ्रिक्वेंसी इक्वल हो। बहुत इजी है, अब तक तो आंसर भी आ जाना चाहिए था। A series LCR circuit with R is equal to resistance is equal to 10 ohm, L is equal to 2 Henry, and capacitance is equal to 25 micro farad. ठीक है, तो the thing is आगे क्या बोल रहा है, and connected to a variable frequency 200 volt, that means ERMS दे रखा है 200 volt. When the frequency of the supply equals the natural frequency, यानी कि सप्लाई की जो फ्रिक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के अगर बराबर हो जाती है तो ऐसे में व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्कल इन वन कंप्लीट साइकिल। एवरेज पावर क्या होगी साइकिल में अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए सप्लाइड फ्रिक्वेंसी। तो अभी तक आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए था, किसी का आंसर नहीं आया है। देखिए आपको आर गिवन है 10 ओम, एल गिवन है 2 हेनरी और कैपेसिटेंस गिवन है 25 माइक्रोफेराड। लास्ट क्लास में ही हमने एवरेज पावर के बारे में पढ़ा, और एवरेज पावर के बारे में पढ़ा तो हमने एवरेज पावर जो पढ़ा वो पढ़ा क्या पढ़ा, IRMS, ERMS, cos फाई। ठीक है, ये आपने लास्ट क्लास में LCR सर्किट के लिए एवरेज पावर का फॉर्मूला पढ़ा। अब अगर वो बोल रहा है कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी और सप्लाइड फ्रिक्वेंसी इक्वल हो जाती है, यानी कि कौन सी कंडीशन आ गई, रेजोनेंस की कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन आ गई, रेजोनेंस की कंडीशन आ गई। और रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सी होता है। एक्सएल इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, एक्सी के। ये कब होता है, जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी और सप्लाइड फ्रिक्वेंसी सेम हो जाए, यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन हो जाए। तो ऐसे केस में अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाता है तो जेड किसके बराबर हो जाता है, आर के। जेड किसके बराबर हो जाता है, आर के। तो अगर कॉस फाई की बात करें तो कॉस फाई होता है आर बाय जेड। कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, आर बाय जेड होता है। अब जेड भी आर है, जेड भी आर है तो आर बाय आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1।
यानी कि ये लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी की कंडीशन होती है तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है 1, यानी कि जो एवरेज पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ई आर एम एस इंटू में आई आर एम एस। तो ई आर एम एस और आई आर एम एस की बात है, ई आर एम एस गिवन है दैट इज 200 वोल्ट, है ना, कितना गिवन है 200 वोल्ट। आई आर एम एस निकालना है, आई आर एम एस निकालना है तो आई आर एम एस कैसे निकलेगा, आई आर एम एस निकलेगा ई आर एम एस अपॉन में रेजिस्टेंस, है ना। आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा, ई आर एम एस अपॉन में रेजिस्टेंस यानी कि जेड। तो ई आर एम एस कितना है 200 वोल्ट और जेड कितना है आर के बराबर जो कि है 10 के बराबर, तो ये कितना आ गया 20 एम्पियर। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, ई आर एम एस कितना है 200, आई आर एम एस कितना है 20, तो कितना आ गया 4000 वॉट। ठीक है, 4000 वॉट आ गया आपका एवरेज पावर। इजी था। यस सर, पर वो है। सिंपल था, बस इसने एक हिंट दे दिया था कि रेजोनेंस की कंडीशन उसने बोल दी कि जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है और सप्लाइड फ्रिक्वेंसी इक्वल है, दैट मीन्स रेजोनेंस कंडीशन। और रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सी होता है। और अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है तो जेड इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है, आर के। अब ये मैंने बहुत बार बताया कैसे आर के बराबर होगा, जेड का फॉर्मूला लगा लो, अप्लाई कर लो, आर इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो अगर ये इक्वल है तो कैंसिल, आर स्क्वायर का आर बचेगा, तो जेड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर। ये ऐसे आया, कॉस फाई जो होता है पावर फैक्टर वो आर बाय जेड होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो एवरेज पावर क्या हो गया, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। और आई आर एम एस की वैल्यू निकाल ली, पुट कर दिया फॉर्मूले में, सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए, तो और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हम्म हम्म सर हाँ जी। सर इसका ये फॉर्मूला भी तो हो सकता है, ई आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। यार किसका? पावर का जो आपने भी बोला है, एवरेज पावर का। क्या हो सकता है? ई आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ई आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाय आर, हाँ हो सकता है, पर आर नहीं इससे भी बोलेंगे यही ना। आंसर आ रहा है। तो आंसर आ रहा है हाँ। पर आर नहीं बोलेंगे ना, फिर जेड बोलना पड़ेगा, क्योंकि आई वी इज इक्वल टू ई वी बाई जेड हो जाएगा ना। वो तो जेड की जगह, क्योंकि रेजोनेंस है इसलिए जेड इज इक्वल टू आर है, पर रखोगे तो आप जेड ही, बात हाँ तो वही सर। है। आई वी की वैल्यू वो मैं, आप यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर रहे हो, मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ, बात सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। आप जो बोल रहे हो और मैंने जो किया वो बात सेम ही है। ठीक है सर। ठीक है, आपने क्या करा कि आपने फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया फिर उसको सॉल्व कर रहे हो, मैंने इसको पहले सॉल्व करा है फिर उसको पुट किया है, वैल्यू को पुट किया है, ये किया है बस मैंने। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए। 15 microfarad capacitor is connected to 220 volt. A 15 microfarad capacitor is connected to 220 volt and 50 hertz source. A 15 microfarad capacitor is connected to 220 volt and 50 hertz source. Find the peak current. Find the peak current. करिए जरा, आंसर बताइए क्या आ रहा है।
1.036 1.036 सर 1.47 1.47 1.47 आ रहा है। कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रहे? सर नहीं नो खुद किया। सर। ठीक है 1.47। इजी है। माइक्रोफैराड दे रखा है, कैपेसिटेंस सी की वैल्यू गिवन है, ईआरएमएस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। पीक करंट निकालना है तो पीक करंट क्या होता है? आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू होता है। तो यानी कि आई आर एम एस निकालना है। अब आई आर एम एस निकालना है, देखिए जैसे आपको क्या क्या गिवन है। कैपेसिटेंस गिवन है दैट इज 15 माइक्रोफैराड, और पोटेंशियल गिवन है 220 वोल्ट एंड यानी कि ई आर एम एस गिवन है दैट इज 220 वोल्ट एंड फ्रिक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है पीक वैल्यू निकालनी है, तो आई आर एम एस जो होता है वो क्या होता है? आई नोट बाय रूट टू। तो आई नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट टू आई आर एम एस। आई आर एम एस निकालना है तो आई आर एम एस होगा इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन में एक्स सी, क्योंकि कैपेसिटेंस की बात है। और एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/ओमेगा सी। एक्स सी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी। ठीक है, ओमेगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ई आर एम एस ओमेगा सी। अब ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई न्यू। तो आपका देखो ये ई आर एम एस कैपेसिटेंस और 2 पाई न्यू, इसको मल्टीप्लाई। ई भी आपको गिवन है 220, कैपेसिटेंस आपको गिवन है 15 माइक्रोफेराड, और पाई की वैल्यू आपको पता है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो सॉल्व करने पे आपका कितना आ गया? 1.47। ठीक है, सर आ गया। हाँ तो इसको पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये तो थे क्वेश्चन कुछ इस टाइप के। टॉपिक देख लेते हैं। तो टॉप होती है, तो अब हम करेंगे एसी जनरेटर। ठीक है, तो एसी जनरेटर में क्या है? एक तरीके का मशीन है विच प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी। तो डेफिनेशन लिख लेंगे। एन एसी जनरेटर इज अ मैकेनिक मशीन। एन एसी जनरेटर इज अ मशीन which produce alternating current energy alternating current energy from mechanical energy। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट होता है। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? An AC generator is a machine which produces alternating current energy from mechanical energy। Next principle, an AC generator dynamo AC generator is based on the phenomena of electromagnetic induction। AC generator is based on the phenomena of electromagnetic induction, यानी कि EMI, जो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, 6th चैप्टर में।
सिक्स चैप्टर में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। जब भी किसी कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल या सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, एक करंट ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको हम इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो एसी जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, इसके आगे लिख सकते हैं कंटिन्यू। इट मीन्स, कंटिन्यू करेंगे, इट मीन्स whenever amount of magnetic flux, it means whenever amount of magnetic flux linked with a coil changes, whenever amount of magnetic flux linked with a coil changes, whenever amount of magnetic flux, whenever amount of magnetic flux linked with a coil changes, an EMF is induced, an EMF is induced in the coil, and EMF is induced in the coil. It lasts so long as the change, it lasts so long as the change, it lasts so long as the change in magnetic flux, in magnetic flux through the coil continues, through the coil continues, ठीक है। तो ये है इसका प्रिंसिपल, यानी कि एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो किस पे वर्क करता है, वो वर्क करता है ईएमआई पे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। इसका मतलब है कि किसी भी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो जब तक चेंज होगा तब तक उसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। और ये जब तक होता रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। जहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद होगा वहाँ पे करंट इंड्यूस होना या करंट प्रोड्यूस होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है सर वर्किंग थी, नहीं, ये प्रिंसिपल था। ये तीनों प्रिंसिपल प्रिंसिपल थे। तीनों क्या है, वो कंटिन्यू है, उसका मतलब मैंने बताया। ईएमआई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो डेफिनेशन कंटिन्यू की ना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की, कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली देखिए डायग्राम है। डायग्राम क्या है, 3-4 स्टेप्स हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या है कि पहला स्टेप, पहला डायग्राम है जिसमें अगर आप देखो सिंपल वे में कंस्ट्रक्शन आपको दिखानी है। साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ आपका डायग्राम है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी, इधर बना दो नॉर्थ साउथ। ठीक है, और ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके अंदर कॉइल है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जब कॉइल इसके अंदर है तो ऐसे में क्या है कि मान लो ये पी क्यू आर एस है, तो अभी ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और ये ऐसे रखी हुई है, तो इसका एरियल वेक्टर अब साइड डाउन है। तो अगर आप देखो तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, बी ए कॉस, यानी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इसमें अभी देखो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए इसका एरिया है, तो और कॉस फाई कॉस थीटा, थीटा कितना बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि आप देखो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और कॉइल ऐसे रखा हुआ है। तो ये देखिए है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और कॉइल ऐसे रखा है। और मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है कि जब भी एंगल देखना होता है तो किसके साथ देखना होता है, एरियल वेक्टर के साथ। एरियल वेक्टर के साथ अगर आप देखोगे तो एरियल वेक्टर ये रहा, यानी कि जो कॉइल है, कॉइल का जो एरिया है उसका एरियल वेक्टर नॉर्मल वेक्टर ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, यानी फाई इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ठीक है, यानी कि इस समय फ्लक्स क्या है इसके अंदर 0 है। मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि
सेकेंड स्टेप में आप इसमें इस तरीके से देख लो, नॉर्थ और ये हो गया साउथ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्या हुई, कॉइल रोटेट हो गई। क्या हो गई, कॉइल रोटेट हो गई इस तरीके से। तो अभी देखो P ऊपर आ गया, Q नीचे आ गया, R नीचे, S से। ठीक है। अब अगर आप देखो तो अब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और कॉइल जो है वो ऐसे हो गई है, पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और इसका एरियल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना हो गया, 0, यानी कि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कितना आ गया, ये बी ए आ गया, जो कि क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, फाई ये भी मिनिमम है, 0 कहोगे तो मिनिमम आ गया। ठीक है। थर्ड स्टेप देखिए, अगेन ये रोटेट होगा। एसी जनरेटर में क्या होता है, आपने जनरेटर देखा होगा, उसको घुमाते हैं तो वो घूमता है। तो जब वो घूमता है तो उसके अंदर कॉइल होती है, वो कॉइल भी घूमती है, वो इसी तरीके से घूमती है। और मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर फिक्स है, कांस्टेंट है, कॉइल का एरिया फिक्स है, बस कॉइल क्या हो रही है, घूम रही है, यानी कि रोटेशन हो रहा है। तो एन नॉर्थ साउथ, कॉइल वापस, बट इस बार क्या हो गया, क्यू पी आर एस। अब ये पूरी तरह रोटेट होगी, पहले ऐसे थी, पहले ये ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हो गई। ठीक है, यानी घूम गई। तो घूमी, अब देखो एरियल वेक्टर पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे चला गया। यानी कि अगर एंगल देखो तो 0 से कितना, 90 से कितना हुआ, 0। ठीक है, और 0 से फिर आगे कहाँ जाएगा, एंगल कितना बढ़ जाएगा, कितना हो गया, 180। कितना चेंज हुआ, 180 चेंज हो गया ना। या इसको 0 से स्टार्ट करें क्या, मतलब अगेन 90 बन गया आपका, यूं समझ लीजिए। अगेन कॉस 90 हो गया, बी ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 90, कितना आ गया, 0, कॉस 90 0। अगेन क्या आ गया आपका, मिनिमम आ गया। ठीक है, देख रहे हो। तो इस तरीके से एंगल चेंज हुआ। फिर आगे देखो फोर्थ में, सर थर्ड केस रिपीट करना। थर्ड केस में क्या हुआ कि ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, घूम गया, मतलब ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ पे एरियल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90, यहाँ पे एरियल वेक्टर भी यही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, तो एंगल 0। यहाँ पे एरियल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरियल वेक्टर की डायरेक्शन अंदर की साइड है। मैग्नेटिक फील्ड ये होगी और एरियल वेक्टर अंदर साइड होगी, क्योंकि ये जो लूप है ये पूरा ओके लूप सर। घूम गया है, पी क्यू और क्यू पी देखो। ठीक है, तो पूरा घूम चुका है, तो इसलिए एंगल 90 होगा। ये नॉर्थ साउथ, ठीक है, अगेन रोटेट होगी, तो इस बार अगेन उस तरीके से जाएगा। तो अब देखो क्या है, क्यू पी कैसे गया है, पी क्यू 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 पी, क्यू पी आर एस। अब देखो यहाँ पे क्यू नीचे था, फिर इधर आया, अब ऊपर पहुंच गया, यानी कि अब कितना एंगल बनेगा, 180। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, एरियल वेक्टर इस साइड है, अपोजिट साइड है, तो एंगल कितना बन गया इसके लिए, cos 180। cos 180 कितना होता है, माइनस। ठीक है, तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, मैक्सिमम। माइनस का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन हो गया। और आपको पता है कि एसी करंट क्या होता है, कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो वो इसी वजह से कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी देखो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से चलता है, 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव, इस तरीके से चलेगा। तो इसलिए अल्टरनेटिंग करंट भी क्या होता है, पॉजिटिव 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से करंट प्रोड्यूस हो रहा है।
ऐसे फिफ्थ डायग्राम बना सकते हो इसकी इनिशियल सिचुएशन पे, ये वापस डायग्राम बन जाएगा सेम डायग्राम, तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो, सिमिलर डायग्राम यहाँ पे बनेगा और आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 डायग्राम छोड़ के बना सकते हो, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, बना लीजिए। किसी को नहीं समझ में आया? आ गया सर। सबको गया आ गया? सर। सबको आ गया? निशु, आशीष, नंदनी, सोनिया, यस सर। सर आ गया। मनीष, यस सर। दिव्यांशु, आ गया तो नोट कर लीजिए। हो जाए तो बता देना। सर डन। डन? सर यस सर। सभी का डन? कोई रह रहा है? कोई नहीं रह रहा? डन सर। तो रब कर देते हैं फिर। हाँ, तो अब हम सर करेंगे। अगर हाँ, बोलो। पेपर में डायग्राम आया तो ऐसे स्टेप्स वाइज बनाना है? हाँ, ऐसे स्टेप वाइज बनाना है। नेक्स्ट है थ्योरी। एग्जाम में देखो कोई भी डिवाइस के बारे में पूछा जाता है तो डिवाइस क्या है, उसकी प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, जो मैंने चीज़ आपको एक्सप्लेन करी है वही चीज़ लिखनी होती है, कुछ अलग नहीं लिखना है। और थ्योरी में जो फॉर्मूला उसके अंदर बन के निकलते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट उसके अंदर यूज हो रहा है वो हमें निकालना। तो थ्योरी मतलब आपको फॉर्मूले निकाल के दिखाने हैं। जैसे साइक्लोट्रॉन में अगर थ्योरी पूछ रहा है तो थ्योरी मतलब जितने भी उसमें फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो फॉर्मूले निकाल के दिखाने। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम थ्योरी की बात करते हैं
तो थ्योरी के अंदर जो मान लीजिए n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ठीक है। बी हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद ए हो गया एरिया ऑफ कॉइल, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल। ठीक है। और फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, यही होगा। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा। वेयर अगर हम बात करें थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, क्योंकि फेज एंगल हम लेके चलते हैं। सो हमारा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एन बी ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। अब एट एनी इंस्टेंट लेट जो ई है, ई बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी। तो माइनस डी फाई बाय डी टी, तो माइनस डी बाई डी टी, और फाई हमारा क्या है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, जिसमें एन बी ए तो कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा, कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से आता है, दैट इज कॉस थीटा का Sin डिफरेंशिएशन omega क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन ओमेगा, omega t माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का upon दोबारा omega. डिफरेंशिएशन करो, साइन ओमेगा टी का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा आगे आ जाएगा। अपॉन इंटीग्रेशन में आता है, इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है, डिफरेंशिएशन में आगे आता है, ठीक है। तो ये ओमेगा आ जाएगा आगे। डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का साइन थीटा, और ओमेगा टी का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो आपको इंड्यूस ईएमएफ क्या मिल गया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये वो इंड्यूस ईएमएफ है, या कह लें अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है, जो एसी जनरेटर में जनरेट होगा, ठीक है। और एट एनी इंस्टेंट, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है तो वो तो कांस्टेंट ही होगा, तो वो ये वैल्यू मिल गई। एंड आगे अगर आप देखो तो E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं और करके, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। वेयर ई नॉट जो है वो किसके बराबर हो गया, एन बी ए ओमेगा, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है। और आई नॉट अगर निकालने की बात, सॉरी आई निकालने की अगर बात होगी तो वो क्या आ जाएगा, ई बाय आर, जो भी सर्किट में रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ई बाय आर या ई नॉट बाय, इस तरीके से भी कर सकते हो इसको, जैसे ई बाय आर है तो इसको आप यूँ लिख सकते हो, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। तो ई नॉट बाय आर को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका थ्योरी पोर्शन हो गया एसी जनरेटर का, नोट कर लीजिए इसे। सर इसके बाद भी है कुछ? इसमें एसी जनरेटर तो इतना ही है, एसी जनरेटर में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। इसके बाद एक आता है, एक लास्ट टॉपिक रह गया, ट्रांसफॉर्मर। तो वो भी छोटा सा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सर डायरेक्ट आते हैं। डायरेक्ट आते हैं। पांच मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे ना, 5 मार्क्स के,
वो मैं जो बताते जा रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है, डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट है, तो वो उन्हीं में आते हैं और डायरेक्ट आते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट होंगे। घुमाने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 2 और 3 वाले क्वेश्चन होंगे। 2 और 3 वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा घुमाने वाले होते हैं। उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और वो ज़्यादा कुछ घुमाने क्या, वो एनसीईआरटी से ही होते हैं। बस आपके डेरिवेशन, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ई बीदा लिख देना, ई बीदा इंट्रोड्यूस होगा। आंसर तो आज की क्लास में इतना ही है, एसी जनरेटर भी इतना ही है। इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछे, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो 4th चैप्टर का टेस्ट होगा ना? हाँ, संडे को 4th चैप्टर का टेस्ट है 4 ठीक बजे। है सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।